हेलो बच्चों। तो ये NAS क्वेश्चन बैंक का पार्ट 2 है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। निम्नलिखित पद्यांश ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये कविता दी गई है, हमें इसे पढ़ना है और इसके बाद कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उसके उत्तर देने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घूम लिए हम खूब बाग में, कर ली दुनिया की चर्चाएं। आओ बैठे झील किनारे, नए ढंग से पाठ पढ़ाएं। तिनका तिनका चुनकर लाकर बयां घोंसला बुनती है। जो मेहनत हाथों से करते, उनकी किस्मत बनती है। त्याग नींद का मुंह सवेरे, चिड़िया हमें जगाती है। मूल्यवान है समय बहुत ही, हम सबको बतलाती है। दाना दाना खोज बीन कर, चींटी अन्न जमा करती है। बुरे समय के लिए बचाओ, ये शिक्षा हमको देती है। देखो कांटे ओढ़ पहनकर फूल सभी मुस्काते खिलते, वही सुखी जो सहे मुसीबत, इन जैसे ही हंसते हंसते। इस नदी को देखो बहती, कभी न रुकती, दिन हो या शाम। और करो कुछ और बढ़ो, कहीं लेती नहीं विश्राम। पीपल बरगद नीम के नीचे, पथिक सदा करते आराम। सज्जन कभी न दुख देते, आते सदा सभी के काम। तो ये कविता थी। इस कविता के आधार पर हमें इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है, तिनका तिनका चुनकर घोंसला कौन बनाती है? मैना, बया, कबूतरी या फिर चकवी? तो बया जो है वो तिनका तिनका चुनकर घोंसला बनाती है। कवि ने बहुत मूल्यवान किसे बताया है? ऐसी कौन सी चीज है जो यहाँ कवि बता रहे हैं कि वो सबसे मूल्यवान है, सबसे महंगी है, सबसे कीमती है? रुपया, पैसा, समय, सोना? तो कवि के अनुसार जो समय है वह सबसे मूल्यवान है, सबसे कीमती है। किस प्रकार के लोग सबके काम आते हैं? दुर्जन लोग, सज्जन लोग, अमीर लोग या फिर सुंदर लोग? तो सज्जन लोग सभी के काम आते हैं। चींटी अन्न जमा क्यों करती है? बुरे समय के लिए, दूसरों को देखकर, खाने के लिए, दूसरों को देने के लिए? तो चींटी जो है वो अन्न बुरे समय के लिए जमा करके रखती है कि कभी बुरा समय आएगा तो वह अपना खाना कैसे खाएगी, उसके लिए वह पहले से ही तैयारी करके रखती है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, नदी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? नदी हमें क्या सीख देती है? निरंतर बहने की, या बहते रहो, हमेशा बहते रहो, रुक रुक कर बहने की, कल कल ध्वनि करने की या फिर तेज बहने की? तो जो नदी है वो हमें कहती है निरंतर बहने की, कभी ना रुकने की, हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ते रहने की। सज्जन पुरुष कैसे होते हैं? जो सज्जन पुरुष होते हैं वो कवि के अनुसार यहाँ पर कैसे होते हैं? किसी को दुखी नहीं करते, दूसरों को परेशान करते हैं, सबको आराम नहीं करने देते हैं, किसी के काम नहीं आते। तो सज्जन व्यक्ति और सज्जन पुरुष वह होते हैं जो कभी किसी को दुखी नहीं करते हैं। डैश सवेरे चिड़िया हमें जगाती। तो अब हम कविता को देखते हैं और वहां पर देखते हैं कि इस लाइन में वो क्या बोल रहे हैं। त्याग नींद का मोह सवेरे। तो चिड़िया हमें नींद का मोह त्याग कर, सुबह सुबह हमें उठने का मन नहीं करता है, हमें लगता है हम और सो लें। तो चिड़िया जो है वो हमें नींद का जो मोह है
उसको त्याग कर हमें उठाती है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें अगले प्रश्न की ओर अपने। इसमें पूछ रहा है कि दिन का विलोम शब्द क्या होगा। विलोम शब्द मतलब उल्टा अर्थ क्या होगा इसका। रात, शाम, प्रातः या फिर दोपहर। तो दिन का विलोम शब्द होता है रात। निम्नलिखित में से हंसते हंसते शब्द की तरह है। तो एक हंसते हंसते शब्द है, उसकी तरह उससे मिलता जुलता यहाँ पर जो ये आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से क्या है। आओ चले, चलते चलते, गाना गाते या फिर दिन रात। तो चलते चलते बिल्कुल इसी की तरह है। अब आगे प्रश्न हमारे पास है पथिक। पथिक मतलब जो ट्रेवल कर रहे होते हैं या किसी रास्ते में होते हैं, कहीं जा रहे होते हैं, तो वो कहाँ आराम करते हैं। धूप में आराम करेंगे, पेड़ के नीचे, नदी किनारे या फिर सड़क पर। तो जैसा इस कवि ने बताया है, इन कवि ने बताया है, वो पेड़ के नीचे जो पथिक है वो आराम करते हैं पेड़ की छाया के नीचे। समय बहुत मूल्यवान है, ये कौन बता रहा है। जब हमने ये कविता पढ़ी तो यहाँ पर कौन था जो ये बता रहा था हमें कि जो हमारा समय है वो बहुत मूल्यवान है। तो कौन बता रहा है हमें। चिड़िया। हमारा नींद का जो मोह है उसे त्यागने के लिए चिड़िया आती है और हमें कहती है कि उठो, अब समय आ गया है, अपना काम करो, अपने समय की कीमत को समझो। तो चिड़िया है वही हमें समय की कीमत को बता रही है। तो इसका सही जो उत्तर होगा वह होगा चिड़िया। क्या होगा सही उत्तर। यस, चिड़िया। तो अब आगे पढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित गद्यांश ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब ये एक गद्यांश है, अब तक हम कविता पढ़ रहे थे, अब हम इसमें गद्यांश देखेंगे। हमारा जीवन पेड़ पौधों पर आधारित है। इनके अभाव में हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वह हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। पेड़ पौधे हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं एवं बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं। पेड़ पौधों से हमें सब्जियां, अनाज, फल आदि प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधों से हमें इमारती लकड़ी मिलती है। फर्नीचर की लकड़ी भी हमें पेड़ों से मिलती है। रंग बिरंगे एवं सुगंधित फूल और औषधियां भी हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं। कई उद्योग भी पेड़ पौधों पर आधारित हैं, जैसे कागज उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग, पटसन एवं जूट उद्योग आदि। पेड़ पौधों से हमें अनेक ऐसे लाभ हैं जिनको हम देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। पेड़ पौधे हमारे वातावरण को शुद्ध रखते हैं, वर्षा में सहायक होते हैं तथा तेज हवाओं को रोकते हैं। वृक्षों के महत्व को देखते हुए हमारे देश में पीपल, बरगद, नीम और केला जैसे अनेक वृक्षों की पूजा होती है। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए। पेड़ पौधों का संरक्षण करना चाहिए। पेड़ पौधों का संरक्षण करना हमारा पावन कर्तव्य है। इसी में मानव जाति का कल्याण भी है। सदा पेड़ पौधों की रक्षा करें, उन्हें जीवंत बनाएं। यही आज कर्तव्य हमारा, सब मिलकर पर्यावरण बचाएं। तो हम इनके प्रश्न देखते हैं। हम किसके अभाव में अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इसमें से आप मुझे बताइए कि सही आंसर क्या होगा। पेड़ पौधों के अभाव में, या फिर मकान के अभाव में, उद्योगों के अभाव में, या फिर देश के अभाव में। तो इसका सही आंसर है पेड़ पौधों के अभाव में हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पेड़ पौधों से हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन। तो पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य मतलब जो यहाँ पर गलत है।
पेड़ पौधों से हमें अनाज, फल, सब्जियां प्राप्त होती है, ये तो सही है, हमें पेड़ पौधों से अनाज, फल, सब्जियां प्राप्त होते हैं। रंग बिरंगे सुगंधित फूल और औषधियां पेड़ पौधों से ही मिलती है, ये भी सही है कि हमें पेड़ पौधों से हमें औषधि दवाइयां, रंग बिरंगे फूल मिलते हैं। पेड़ पौधों पर कई उद्योग आधारित है, ये भी बिल्कुल सही है। हमने ऊपर देखा अपने गद्यांश में कि कई उद्योग जैसे चीनी उद्योग, कपड़ा उद्योग, ये सब पेड़ पौधों पर आधारित है। हमें पेड़ पौधों का संरक्षण नहीं करना चाहिए, संरक्षण मतलब बचाव, ये तो बिल्कुल गलत है। हमें तो पेड़ पौधों को बचाना चाहिए, उन्हें काटने से रोकना चाहिए, ताकि हम अपनी जिंदगी अच्छे से बिता पाए। तो उसका सही आंसर होगा हमें पेड़ पौधों का संरक्षण नहीं करना चाहिए। जो असत्य हमें चुनना था, यह असत्य है। पेड़ पौधों से हम कौन सी जो गैस है, जो पेड़ पौधे हैं वो कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं? वो हमें देते तो ऑक्सीजन है, पर कौन सी गैस ग्रहण करते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन? तो जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसको ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे हमारे लिए अनुपयोगी है, कोई भी उपयोग में नहीं आने वाले हैं, उपयोगी है, अनावश्यक हमारे लिए जरूरी नहीं है, बेकार हमारे लिए बेकार है, किसी काम के लिए नहीं है। तो पेड़ हमारे लिए उपयोगी है, हमें से फल, फूल, सब्जी, लकड़ी और फिर कपड़ा, ये सारी चीजें हमें पेड़ों से ही मिलती है, तो ये हमारे लिए उपयोगी है। निम्नलिखित में से कौन से जो वृक्ष है उनकी पूजा होती है? पीपल, आम, अमरूद या फिर चमेली? तो पीपल के पेड़ की पूजा की जाती है, वृक्ष का मतलब पेड़ होता है। हमारा पावन कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? हमने गद्यांश में पढ़ा, उसके आधार पर आप बताएं। पेड़ पौधों का संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है, पेड़ पौधों को बचाना, पेड़ पौधों की कटाई करना हमारा कर्तव्य है, या पेड़ पौधों की उपेक्षा, या फिर उपरोक्त सभी? तो पेड़ पौधों का संरक्षण हमारा कर्तव्य है, हमें पेड़ पौधों को बचाना होगा, ये हमारा कर्तव्य है। अब इसमें पूछा गया है पेड़ पौधों के संरक्षण में निहित है, क्या है? पेड़ पौधे अगर हम संरक्षण करेंगे उनका तो क्या होगा? तो उससे मानव जाति का कल्याण होगा। हम सबको मिलकर किसे बचाना है? अपने मकान को, अपने भोजन को, अपने पर्यावरण को, या फिर अपने वस्त्र को, अपने इन्वायरमेंट को, अपने पर्यावरण को हमें बचाना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला गद्यांश भी देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश ध्यान पूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका गद्यांश है, इसको पढ़कर आपको उत्तर देना है। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। यह पर्व प्रतिवर्ष 15 अगस्त को संपूर्ण देश में मनाया जाता है। हमारा देश सन 1947 में स्वतंत्र हुआ था। यहाँ पे जो 74 लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। तो हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हुआ था, यानी आजाद हुआ था। इसके पहले यहाँ अंग्रेजों का शासन था। देश को स्वतंत्र कराने के लिए अनेक राष्ट्र भक्तों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। 15 अगस्त 1947 को प्रथम बार दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा फहराया गया था। इस दिन सभी देशवासियों ने सैकड़ों वर्ष बाद स्वतंत्र देश में सांस ली थी। इसी पावन तिथि को याद रखने के लिए हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह देश की राजधानी दिल्ली में होता है। भारत के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले पर तिरंगा ध्वज फहराते हैं और राष्ट्र के नाम अपना संदेश देते हैं। इस दिन स्वतंत्रता आंदोलन के वीर शहीदों को याद किया जाता है। सेना में अच्छे कार्य करने वाले सैनिकों को इस दिन सम्मानित भी किया जाता है। सभी राज्यों में मुख्यमंत्री ध्वजा आरोहण करते हैं। इस दिन सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालयों में ध्वज आरोहण के साथ साथ अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। प्रतिभागी छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिए जाते हैं, मिठाई बांटी जाती है। इस प्रकार यह पर्व सारे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर हमें देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए। हम स्वतंत्र भारत के बेटे, इसका मान बढ़ाएंगे।
सदा तिरंगा ऊंचा रखकर जन गण मन हम गाएंगे। हम स्वतंत्र भारत की बेटियां इसका मान बढ़ाएंगी। सदा तिरंगा ऊंचा रखकर जन गण मन हम गाएंगे। तो हम इसके अब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न इस गद्यांश से क्या लिया गया है। हमारा राष्ट्रीय पर्व क्या है? यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कि हमारा राष्ट्रीय पर्व कौन सा है। दीपावली, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस या फिर रक्षाबंधन। तो जो स्वतंत्रता दिवस है वो हमारा राष्ट्रीय पर्व है। स्वतंत्रता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 2 अक्टूबर को, 15 मार्च को या फिर 26 जनवरी को। तो 15 अगस्त को प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता से पहले हमारे यहाँ किसका शासन था? जब हम स्वतंत्र नहीं थे उससे पहले हमारे देश पर कौन राज करता था? अमेरिका का शासन था, अंग्रेजों का, पुर्तगालियों का या फिर चीन का? तो हम इससे पहले अंग्रेजों का शासन था। आहुति, आहुति का क्या मतलब है? पुरस्कार से, खुशी से या फिर बलिदान से? तो उन्होंने अपनी बलिदान दिया था। आहुति, बलिदान दिया था। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ फहराया जाता है? तो लाल किले पर, ताजमहल पर या संसद भवन पर या फिर विद्यालय पर? तो लाल किले पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वह लाल किले पर हमारा झंडा जो कि तिरंगा है वो फहराते हैं, लहराते हैं वहां पर। अब ये पूछा जा रहा है यहाँ पे जो स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह है वो कहाँ पर होता है? कौन से राज्य में होता है? मुंबई में, कलकत्ता में, दिल्ली में या फिर मद्रास में? तो दिल्ली में इसका मुख्य समारोह किया जाता है। राष्ट्र के नाम संदेश किसके द्वारा दिया जाता है? गृह मंत्री द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा या फिर शिक्षा मंत्री द्वारा या फिर राष्ट्रपति द्वारा? तो जो स्वतंत्रता दिवस पर जो हमारे प्रधानमंत्री है वो देश के नाम पर अपना संदेश भी वहां पर देते हैं। स्वतंत्रता दिवस के दिन किन्हें याद किया जाता है? वीर शहीदों को, पुलिस को, सैनिकों को या शिक्षकों को? तो यहाँ पर इस दिन वीर शहीदों को याद किया जाता है जिसके कारण हमें ये आजादी प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं, हमें देखना है कि कौन सा कथन असत्य है। स्वतंत्रता दिवस पर मिठाई जाती है, हाँ जी बिल्कुल सही। स्वतंत्रता दिवस पर मिठाइयां बांटी जाती हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता दिवस पर सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों पर ध्वज आरोहण किया जाता है, यह भी सही। स्वतंत्रता दिवस पर हमारे विद्यालय में अवकाश रहता है, ऐसा तो नहीं होता हमारे विद्यालय में अवकाश रहता है, हमारे विद्यालय में भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम अपना अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वज आरोहण, ध्वज आरोहण का मतलब क्या होता है? ध्वज फहराना यानी कि झंडा फहराना, ध्वज उतारना, ध्वज देना या फिर ध्वज उठाना? तो ध्वज आरोहण का मतलब होता है ध्वज फहराना, झंडा फहराना। स्वतंत्रता दिवस पर हमें क्या संकल्प लेना चाहिए? स्वयं की रक्षा करने का, देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का, अपने परिवार की रक्षा करने का या फिर गांव की रक्षा करने का? तो स्वतंत्रता दिवस पर हमें देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का, हमें अपने देश को, एक सेकंड, इसका सही आंसर है ब, देश की स्वतंत्रता की रक्षा करने का। जो हमें आजादी प्राप्त हुई है, जो हमारे शहीदों के कारण हमें आजादी प्राप्त हुई है, तो उनकी मेहनत को, उनके लगन को हमें बर्बाद नहीं जाने देना होगा। हमें अपने देश को आगे भी स्वतंत्र बनाए रखना होगा। अब इसमें कुछ आपके ग्रामर से रिलेटेड भी, व्याकरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसमें पूछ रहा है वह कक्षा 5 में पढ़ता है, तो जो वह है वाक्य में वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है या फिर विशेषण है? तो वह संज्ञा नाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर्वनाम जो नाम की जगह पर शब्द इस्तेमाल होते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सर्वनाम।
निम्नलिखित, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम बताओ। तो ये जो निम्नलिखित शब्द लिखे गए हैं इनमें से सर्वनाम क्या है? गाय, उसका, खाना या फिर सफेद। तो जो उसका है ये क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अपठित, क्रिया, कारक या फिर विशेषण। विशेषण कहा जाता है। ये लाल कमीज मेरी है, तो लाल, ये कमीज की विशेषता बता रहा है, तो यह विशेषण है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो विशेषण है? रंगीन, विद्यालय, उन्होंने या फिर बच्चे। तो रंगीन जो यहाँ पर है वह एक विशेषण है। वाक्य को उपयुक्त विशेषण से पूर्ण करो। कोयल, कैसी होती है कोयल? बिल्कुल सही, काली। आगे बढ़ते हैं। पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो हमें बताएं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इन्हें क्या कहते हैं? कर, संज्ञा, विशेषण, लिंग। तो हम लिंग कहते हैं। अब इसमें पूछ रहा है, अब अगले प्रश्न में, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? माला, गुलाब, हिमालय या फिर कमल। जब आपको समझ में ना आए ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, आप दिए गए शब्द से एक वाक्य बनाओ। जैसे मैं गुलाब से बनाती हूँ, गुलाब का फूल लंबा है, या गुलाब का फूल छोटा है। हिमालय बहुत ऊंचा है। कमल का फूल बहुत सुंदर है। माला थोड़ी छोटी बनाना। तो जो ये माला है वह एक स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मछली, गंगा, बाघ या हिंदी। तो बाघ जो है वह एक पुल्लिंग शब्द है। बाघ क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। हाँ, तो इसका सही आंसर आपने क्या लिखा है? बाघ। आगे बढ़ते हैं। एक व अधिक की संख्या का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया, वचन, लिंग या फिर विशेषण। तो क्या कहते हैं हम इन्हें? वचन। वाक्य पूरा होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? अगर आपका वाक्य पूरा हो गया है तो आप कौन सा चिन्ह लगाएंगे? तो इसका सही आंसर होगा पूर्ण विराम चिन्ह। जब आपका वाक्य पूरा हो जाता है तो आप कौन सा चिन्ह लगाते हैं? पूर्ण विराम। कोई बात पूछे जाने के लिए वाक्य में प्रयुक्त चिन्ह कौन सा होगा? जब हम कोई बात पूछते हैं तो प्रयुक्त चिन्ह कौन सा लगाते हैं? प्रश्नवाचक। किसी कार्य के करने या होने का बोध वाले शब्द कौन से होते हैं? क्रिया। ठीक है, तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही देखेंगे, और अगली अगले प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आपको अगली वीडियो देखनी होगी।